बच्चों इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने पहले भी पढ़ा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। आपको पता होना चाहिए, जो आपने चैप्टर पढ़े थे पीछे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ आते थे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये था कि हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई, एक नई पार्टनरशिप डीड स्टार्ट हो रही है। कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है या किसी की डेथ हो रही है या आपसे एग्रीमेंट के बीच में हम नई रेशो डिसाइड कर रहे हैं। अब बात ये, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते थे या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म। अब की बारी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। मतलब हम बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, हमें अपनी बैलेंस शीट को बिल्कुल खत्म करना है। मतलब नॉन गोइंग कंसर्न हो गया ना, गोइंग कंसर्न नहीं है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल। तो हम इस बैलेंस शीट को सारी को हम खत्म कर देंगे। खत्म कैसे करेंगे? किसी को कहीं पे शिफ्ट करेंगे, किसी अकाउंट में, किसी को किसी अकाउंट में। लास्ट हमारा काम क्या रहेगा? एसेट्स जितनी भी हैं उनसे पैसा रिकवर कर लो, बेच दो उसको, और लाइबिलिटी जितनी भी हैं उसको पे कर दो। जितने भी रिजर्व पड़े हैं वो पार्टनर बांट दें, और बचा हुआ जो भी फाइनल बैलेंस आएगा ना कैपिटल का, वो पार्टनर को पे करके बिजनेस क्लोज कर दिया जाए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस की सारी बुक्स क्लोज कर दी जाए। मतलब क्या होना चाहिए डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? आप अपनी एसेट्स रियलाइज करवाओ, लाइबिलिटी की पेमेंट करो, रिजर्व्स को पार्टनर्स बांट लेंगे, लॉसेस को भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कम कर देंगे, उससे मतलब बांट देंगे, और बचा हुआ जो भी फाइनल बैलेंस आएगा वो पार्टनर को पे करके बिजनेस की बुक्स क्लोज हो जाएंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब पता है हमने डिसोल्यूशन करना है तो हम इंडिविजुअल एसेट्स बेचने की एंट्री करें। मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने एक मशीनरी बेच दी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मान लो ये मशीनरी 1 लाख रुपए की थी, हमने इसको बेच दिया 1,20,000 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। ये प्रॉफिट हो गया। हम अब ऐसा काम नहीं करेंगे। मान लो एक एसेट्स की ओर मैं बात करता हूं, जैसे एक एसेट्स और थी, जैसे आपकी कोई फर्नीचर था, वो फर्नीचर आपका 20,000 रुपए का था, हमने उसको बेच दिया 15,000 रुपए में। तो आपका पीएनएल मतलब लॉस कितने का हो गया जो डेबिट हो गया? 5,000 का। अब आप इन दोनों का नेट इफेक्ट देखो तो आपको यहां पे 20,000 का फायदा हो रहा है और यहां पे 5,000 का नुकसान हो रहा है। नेट देखा जाए 15,000 का फायदा हुआ इन दोनों एसेट्स को बेचने पे। ऐसे और भी एसेट्स बिकेंगी, कई लाइबिलिटीज भी पे होंगी, क्योंकि हमने बिजनेस बंद करना है। अगर बिजनेस बंद करना है तो एसेट्स और लाइबिलिटी तो पे होंगी ना। एसेट्स से पैसा रिकवर होगा, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी। तो हम ये एंट्री ऐसे ना करके हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, मान लो एक मशीनरी की मैं बात करूं, हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। मैं अभी वैसे एंट्री कर रहा हूं, रियलाइजेशन डेबिट टू मशीनरी 1 लाख रुपए की। ऐसे जितनी भी एसेट्स हैं हमारी, सारी की सारी रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगी। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी। हमें जितना भी एसेट्स बेचने से या लाइबिलिटी को पे करने से नेट जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ ना, हम फाइनल वही आंसर निकालेंगे। जैसे आप पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं ना कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्या इंडिविजुअल आइटम का देखते हैं कि इस आइटम को बेचने से इतने का प्रॉफिट हुआ, इस आइटम को बेचने से इतने का लॉस हुआ? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप तो फिर पूरे साल में देखते रहेंगे, इस साल में, इस महीने में इतना प्रॉफिट हुआ, इस आइटम से इतना प्रॉफिट हुआ, उसी को टोटल करते रह जाएंगे। आप क्या करते थे? वहां पे पीएनएल अकाउंट बनाते थे। वैसे ही जब बिजनेस बंद करना है ना तो पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना, हमें पीएनएल अकाउंट की जगह क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? वसूल करना। मतलब ये जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं इनसे पैसा रिकवर करना या उनकी पेमेंट करना, और फाइनल देखना कि यहां से कितना बेनिफिट या लॉस हुआ है। तो मैं ये कहूं कि आप मशीनरी को एक बार ही बेचने की बात छोड़ें, इसको रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दें। जैसे दूसरी एसेट्स है फर्नीचर, इसको भी रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दें। टू फर्नीचर कितने रुपए का था? ये 20,000 रुपए का। ये इसकी बुक वैल्यू मैंने कहां डाल दी? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन डेबिट हो गया। मतलब अगर पहले नेट एंट्री का इफेक्ट देखूं तो मैंने अपनी बुक से एसेट्स को खत्म कर दिया, रिकॉर्ड से हटा दिया। अभी उसके बदले में कुछ मिला नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ये मुझे लॉस हो गया। अब आप कहेंगे लॉस कैसे हो गया? मशीनरी तो आपके पास ही पड़ी है, फर्नीचर भी आपके पास पड़ा है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग देखो हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाला ना, तो हमें 1,20,000 रुपए का नुकसान है अभी। अब जब हम इसको बेचेंगे, एसेट्स को बेचा, जैसे ये एसेट्स कितने की बिकी है? मशीनरी 1,20,000 रुपए की,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मैंने क्योंकि मशीनरी और फर्नीचर को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया है, अब जो पैसा जितना भी रिकवर होगा ना वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा। ऐसा मत सोचना कि बैंक अकाउंट डेबिट कर देता हूं टू मशीनरी या टू फर्नीचर कर देता हूं, वो ऑलरेडी मैंने उसको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू खत्म कर दिया है। मैं ऑलरेडी उसको खत्म कर चुका हूं दोनों अकाउंट्स को। ऐसे लाइबिलिटीज भी होंगी बहुत सारी, मैंने तो दो एग्जांपल उठाए हैं ना, दो सिर्फ एसेट्स के, ऐसे लाइबिलिटी के भी उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक तो इस एसेट्स को बेचने से 1,20,000 रुपए मिले और इसको बेचने से 15,000 मिले, तो 1,20 और 15 कितना हो गया, 1,35,000 रुपए। मतलब देखा जाए, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि 20,000 रुपए जो था आपका यहाँ पे प्रॉफिट था और 5,000 रुपए का ये लॉस था। देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था एसेट्स को बेचने से, मशीनरी को और फर्नीचर को बेचने में 5,000 का लॉस हो तो 15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे भी चेक कर लो, आपका रिलेशन 1,20 से डेबिट हो रहा है, मतलब आपको लॉस हुआ 1,20 का, लेकिन आपका रिलेशन क्रेडिट हो रहा है 1,35 से, तो 15 का प्रॉफिट ही तो हुआ। कहने का मतलब है हम एक बार सारी की सारी एसेट्स को लॉस मान लेते हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करके हम प्रॉफिट मान लेते हैं, ऐसा मान के कि रिलेशन के डेबिट में जाते ही सारी एसेट्स हमारे लिए नुकसान हो गया, हमें कुछ भी नहीं मिला तो लॉस है। हमारी लाइबिलिटी सारी की सारी रिलेशन के क्रेडिट में जाने से ही हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। फिर बाद में जितना भी पे हुआ उसको नुकसान बोलो जो लाइबिलिटीज है, और जितने भी एसेट से रिकवर हुआ वो सारा का सारा फायदा है। देखो मैं ऐसे बोलूं, मेरी एक एसेट्स है 1,20,000 रुपए की, मैंने उसको मान लो, मैं अपना कोई और एग्जांपल ले रहा हूं, 1.5 लाख का बेच दिया, आपको क्या 30,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं ऐसे कहता हूं इसको रिलेशन के डेबिट में डाल दो, सारा का सारा लॉस मान लो। अब जो ये 1.5 लाख रिकवर हो गया, सारा का सारा प्रॉफिट ही तो है। जब मैंने एसेट्स को बुक से खत्म ही कर दिया है तो 1.5 लाख अपने आप में सारा का सारा ही प्रॉफिट है। अब 1,20,000 का नुकसान दिखाया पहले मैंने, फिर 1,50,000 का प्रॉफिट दिखाया, तो नेट प्रॉफिट तो वही 30 ही रहा ना। बस हमें क्या करना है, स्टेप्स में काम करना है। पहले स्टेप में मुझे अपनी सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक से तहस नहस कर देना है, हटा देना है इस एंट्री के थ्रू, ये वाली एंट्री के थ्रू, और दूसरी एंट्री में उसकी रिकवरी करनी है, और अगर लाइबिलिटी है तो उसकी पेमेंट करनी है। ये फर्स्ट स्टेप होगा और ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, बात को समझे, अभी और भी डिस्कशन होगी, लेकिन मैं ना पहले आपको इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स पे डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से डिस्कशन चाहता हूं ताकि अगली क्लास में आपको क्वेश्चन समझाया जा सके। ध्यान से इसको एक बार बेशक पीछे देख के दोबारा पीछे करके दोबारा देख लो जो मैंने समझाया है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, आप क्या करेंगे कि जितने भी आपका एक एक करके आइटम उठाता हूं, कैश और बैंक बैलेंस जो है ये अभी ऐसे थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। ये फाइनल सेटलमेंट कहां से होती है, कैश बैलेंस से या बैंक बैलेंस से। हम इसको कहीं पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको बैंक अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी। ये बैंक भी हो सकता है या कैश भी हो सकता है, जो भी है। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे। मैं इसको अदर एसेट्स क्यों बोल रहा हूं, अदर एसेट्स का मतलब है कि कैश के अलावा बाकी जितनी भी एसेट्स हैं। देखो एक बात यह है कि मैं आपको इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स समझा रहा हूं डिसोल्यूशन चैप्टर के लिए। आपको चैप्टर करने से पहले स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे करना है इसको। हालांकि देखो स्टेप्स सीधा ही मैं स्टार्ट करवाया था बिना थोड़ा बहुत डिस्कशन किए, तब भी आपका काम चल सकता था, लेकिन सुनना जरूरी है ना। वो भी जिसके माइंड में डाउट रहता है कि सर ये याद क्यों करवा रहे हो, तो पहले मैंने आपको पहले ही बात बता दी है कि हम नेट रिजल्ट चाहते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटी की सेटलमेंट से कितने रुपए का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। हम इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, इसलिए हम जितनी भी एसेट्स हैं जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सारों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदर एसेट्स। हमने रिलेशन के डेबिट में डाल दी, कैश और बैंक बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस बीडी। ए का लोन, अगर एक पार्टनर है जिसने बिजनेस से लोन ले रखा है, ये बिजनेस की बैलेंस शीट है फर्म की, फर्म ने उस पार्टनर को लोन दे रखा है, ये बिजनेस की एसेट्स है। बिजनेस क्या करेगा, देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तक हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना या पढ़ाई है मैंने, उसमें क्या होता था, अगर पार्टनर का लोन एसेट्स में शो हो रहा है ना किसी भी पार्टनर का, हम डायरेक्टली ना उसकी कैपिटल कम कर दिया करते थे। मतलब यहां पे लिख देते थे कि भाई यहां तेरी कैपिटल से तेरा लोन का बैलेंस सेटल कर देते हैं यहां पे,
मान लो हमने किसी पार्टनर से 50,000 रुपए लेने हैं लोन के नाम के, तो उतने रुपए से हम उसकी कैपिटल कम कर दिया करते थे। ये ट्रीटमेंट मैंने पढ़ाया है अभी तक। लेकिन ना ऐसे जो अब की बुक्स है ना, इन बुक्स के अंदर क्या है कि हम ना इसको कैपिटल से सेटल ना करके, इस लोन को कैपिटल से सेटल ना करके हम इसका अलग से अकाउंट ही बनाते हैं, टू बैलेंस बीडी, जितना भी अमाउंट है, और इसकी रिकवरी करते हैं बकायदा। रिकवरी का मतलब हमने लोन के नाम के हमने ए से पैसे लेने हैं ना, तो हम उसको रिकवर करेंगे, बाय बैंक करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, ए के लोन को सेटल करेंगे तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बाय बैंक। लेकिन मैं अभी बात नहीं कर रहा उसकी बाय बैंक की, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को कैसे कैसे ट्रीट करना है हर एक आइटम को, वो सिखा रहा हूं। स्टेप 2 में डिस्कशन करेंगे ट्रांजैक्शन की। हमारा पहला स्टेप ही क्या है, अगर मैं आपको लिखवाऊं तो आप स्टेप नोट कर लो बेशक। स्टेप 1 हमारा किस चीज का है, ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट का। अगर आपको ध्यान होगा तो आप क्या पढ़ते थे, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर में, तो आपने वहां पे पढ़ा था आपका पहला स्टेप एडजस्टमेंट का होता था, दूसरा स्टेप बैलेंस शीट का होता था, तीसरा स्टेप टैली का होता था। यहां पे उल्टा है, यहां पे पहला स्टेप बैलेंस शीट का है और दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट का है और तीसरा स्टेप टैली का है। और टैली के अंदर भी आप पहले क्या करेंगे, टैली के अंदर सबसे पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद कैपिटल की फाइनल पेमेंट निकालेंगे और बैंक अकाउंट मैच कर देंगे। ये आपका टैली के अंदर 3 काम रहेंगे। एक तो आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, कैपिटल की फाइनल पेमेंट कर देंगे और बैंक अकाउंट का टोटल मैच कर देंगे। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो हालांकि अभी थर्ड स्टेप में डिस्कशन होनी है, मैं वहीं पे डिस्कशन कर लूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बैंक अकाउंट के मैच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं, स्टेप 1 पे डिस्कशन कर रहा हूं, उसी के ऊपर ही डिस्कशन चालू रखते हैं। आपने वो तीनों स्टेप नोट कर लिए होंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट, फिर आपकी एडजस्टमेंट और फिर टैली। अब देखो मैं इसके बाद ए लोन का अलग से अकाउंट बना रहा हूं, टू बैलेंस बीडी, और उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जितने भी लॉसेस होते हैं ये किसको मिलते हैं, लास्ट में पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल कम कर दो, लिख दो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेबिट बैलेंस, ए और बी में बांट दो। उसके बाद कैपिटल को कहीं नहीं ट्रांसफर करना, कैपिटल अकाउंट में लिखना है बाय बैलेंस बीडी। मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं तो उनकी कैपिटल लिख दी। 5 बातें अभी तक हुई हैं। कैश और बैंक को वहीं पे, कैश और बैंक के डेबिट में टू बैलेंस बीडी, अदर एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में, ए के लोन का अलग से अकाउंट बनाएंगे। पहले ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया यही होता था कि ए की कैपिटल डायरेक्टली कम कर दो उस लोन से, लेकिन अब की बुक्स में उसका लोन अकाउंट बन रहा है अलग से। उसके बाद बात आती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस से ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी। उसके बाद कैपिटल को लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। रिजर्व्स को बांट देंगे, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस से पार्टनर की कैपिटल कम हुई है वैसे रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। उसके बाद बी का लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, हमने बी से लोन ले रखा है तो हम इसको बी के लोन को यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि लाइबिलिटी है। जैसे ए का लोन एसेट्स था तो टू बैलेंस बीडी, बी का लोन लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी, बस इसमें कोई सोचने का पॉइंट ही नहीं है। उसके बाद प्रोविजन और लाइबिलिटी लगभग सेम बातें हैं, क्योंकि प्रोविजन आपका क्या होता है, एक नॉन लाइबिलिटी है जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, एक लाइबिलिटी है जिसका हमें पता नहीं है कितने देने पड़ेंगे। लेकिन अब तो डिसोल्यूशन आ गया है ना, अब तो डिसोल्यूशन के टाइम पे तो हमें सेटल करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करना पड़े, तो प्रोविजन अपने आप में लाइबिलिटी बन ही जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, थोड़ा और डिस्कशन करूंगा मैं प्रोविजन पे, आप ध्यान रखें अभी मैं प्रोविजन के ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा इस क्लास में, स्पेशली एक क्लास के अंदर प्रोविजन के ऊपर डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। प्रोविजन 2 टाइप के होते हैं, एक एसेट्स को रिड्यूस करने वाला प्रोविजन होता है जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक होता है जो लाइबिलिटी को पे करने वाला, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तो आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल प्रोविजन को आपने कहां पे लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और लाइबिलिटीज जितनी भी हैं वो भी सारी की सारी आपकी कहां पे आ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। आपने 9 की 9 आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने अच्छे से सुन लिया होगा कि कौन सी आइटम कहां पे लिखनी है। मैं जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूं।
कैश के बैलेंस या बैंक के बैलेंस को कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में 2 बैलेंस बीडी थी। अदर एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और ए के लोन का अलग से अकाउंट 2 बैलेंस बीडी। एक्यूमुलेटेड लॉसेस से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी और उसके बाद कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी। रिजर्व्स को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। उसके बाद बी के लोन का अलग से अकाउंट बाय बैलेंस बीडी और प्रोविजंस को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे, लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे। आपको एक बात और बता दूं, आपने एसेट्स को ना अपनी बुक से हटा दिया है, अनरिकॉर्डेड कर दिया जो पहले से रिकॉर्डेड थी। कैसे? रियलाइजेशन के डेबिट में डाल के। अब आपकी बुक्स में एसेट्स नहीं पड़ी, आपने लाइबिलिटी को भी खत्म कर दिया और प्रोविजन को भी, और अब आपकी बुक्स में लाइबिलिटी और प्रोविजन नहीं पड़े। सारे के सारे कहां चले गए? रियलाइजेशन अकाउंट में ही चले गए। अब मैंने अब तभी तो आपको बताया, अब कोई भी एसेट्स बिकेगी तो आप उसकी एंट्री ये नहीं करेंगे, मान लो आपने फर्नीचर बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अब बैंक टू रियलाइजेशन होगा क्योंकि फर्नीचर तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में समा गया, उसी में चला गया। अब जो भी कुछ आएगा बाय बैंक, जो भी कुछ जाएगा टू बैंक। मतलब कोई लाइबिलिटी पे होगी, कोई खर्चा पे होगा तो टू बैंक, कोई भी आपके पास एसेट्स आएगी तो बाय बैंक। ठीक है, ये सेकंड स्टेप में भी डिस्कशन करनी है। अब बात ये आती है, आपकी बुक से एसेट्स और लायबिलिटी खत्म हो चुकी हैं, हम इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं निकालने वाले यहाँ पे कि फर्नीचर को बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ, क्रेडिटर को पे करने पे कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ, या आपने कोई बिल्स पेबल की पेमेंट करी उस पे कितना फायदा या नुकसान हुआ। नहीं, हमें इंडिविजुअल आइटम्स पे बात नहीं करनी, हमने सभी एसेट्स, लायबिलिटी और प्रोविजन को एक बार तहस नहस करके कहां पे डाल देना है? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना है। उसके बाद जो भी पैसा आया, भूल जाओ कि एसेट्स बिकी है कुछ, ये देखो जो भी पैसा आया बाय बैंक फायदा है, जो भी पैसा गया टू बैंक नुकसान है। अब आप सोच के भी तो देखें, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है मतलब एसेट्स खत्म हो गई, हमारी लॉस हो गया। आपकी लायबिलिटी और प्रोविजन खत्म हो रही है मतलब फायदा हो गया। लायबिलिटी खत्म हो रही है और जेब से कुछ नहीं जा रहा, फिर आपको कुछ पैसा मिला एसेट्स बेचने से तो फायदा हो गया। आपकी कोई लायबिलिटी पे हो रही है, खर्चा पे हो रहा है तो कोई नुकसान हो गया। ठीक है ना, दो नुकसान, दो फायदे और नुकसान कौन से? आपका नुकसान ये है कि आपकी एसेट्स बुक से खत्म हो गई, बुक से खत्म हुई है, इंडिविजुअल वैसे पड़ी है आपके पास, फिजिकली पड़ी है, बुक से आपने उसको हटा दिया, ये नुकसान हो गया। जब ये बिकेगी तो पूरा का पूरा फायदा है फिर, क्योंकि आपने पहले उसको पूरा का पूरा नुकसान मान लिया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपने एक एसेट 2 लाख रुपए की थी, आपने उसको 1,60 में बेचा, तो आप कहेंगे 40,000 का नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान को ऐसे नहीं लिखेंगे 40,000 का। आपने 2 लाख की एसेट्स को एक बार खत्म कर दिया, 2,60,000 का पूरा नुकसान हो गया, फिर 1,60 की बिकी तो 1,60,000 का पूरा फायदा हो गया। अब नेट करके अपने आप देखो, वही तो बनता है रिजल्ट। ठीक है, अभी और भी डिस्कशन है, तो मैंने आपको पहले कहा था ये स्टेप 1 की बातें आप ये सारी की सारी पहले नोट कर लो। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। हमने फर्स्ट स्टेप पूरा अच्छे से समझा, जिसमें मैंने आपको बोला बैलेंस शीट की हर एक आइटम को कहां कहां पे लिखना है, बस इतना समझ लो, और आपने अच्छे से समझा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? 6 बातें आपको ध्यान रखनी है। 6 बातें। 6 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मान लो आपकी कोई एसेट्स रिकवर होती है तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप कहेंगे बैंक टू मशीनरी क्यों नहीं, बैंक टू फर्नीचर क्यों नहीं, बैंक टू अदर एसेट्स कोई भी क्यों नहीं, उसका नाम क्यों नहीं? क्योंकि उसका नाम बुक से ऑलरेडी हटा के रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जा चुका है। इसका मतलब अगर वो नाम लिखा जा चुका है, अब हमें क्या करना है? फिर हमें अब सारा का सारा ट्रीटमेंट, जो भी पैसा आया रिलेशन के थ्रू ही लिखना है, कोई भी पैसा गया रिलेशन के थ्रू ही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड, जितना भी अमाउंट है। इसका इंपैक्ट दूसरी जगह कहां जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में यहां पे भी लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। अब मान लो कोई लाइबिलिटी पे हो रही है तो आप एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक लाइबिलिटीज पेड। तो इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी पेड। अगर मान लो कोई खर्चा पे करना है तो टू बैंक, कोई भी एक्सपेंस पे होगा, खर्चा तो बिजनेस का ही है ना। हालांकि रिलेशन के एक्सपेंस के ऊपर हमें बहुत से डिटेल डिस्कशन करनी है, आपकी 2 वीडियोस बनेंगी, 3-4 एग्जांपल डिस्कस करूंगा उसके ऊपर और अच्छे से समझ आएगा। रिलेशन एक्सपेंसेस के ऊपर तो 2 लेक्चर आपके बनेंगे, ठीक है। और लेकिन फिलहाल बात हो रही है रिलेशन के खर्चे पे हो रहे हैं तो रिलेशन टू बैंक एक्सपेंसेस
पेड, इसका इंपैक्ट भी यहां पे जाएगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। मैंने अभी एक वर्ड बोला था, आपको 6 बातें ध्यान रखनी है। अभी तक आपकी 3 बातें हुई हैं, तो आप कहेंगे 6 तो हो गई, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई। वो तो इंपैक्ट है ना उसका डबल साइड, हमें डबल साइड इंपैक्ट की नहीं बात कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूं अभी तक 3 बातें हुई हैं। 3 बातें क्या? अगर एसेट्स रियलाइज हुए तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इंपैक्ट दोनों जगह डाल लेना, बाय बैंक और उधर टू रियलाइजेशन। अगर आपने कोई लाइबिलिटी पे किया है तो इधर एंट्री होगी टू बैंक और उधर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन। ऐसे कोई खर्चा पे किया तो इधर हो जाएगी टू बैंक और इधर बैंक अकाउंट में हो जाएगा बाय रियलाइजेशन। अब बात आती है, मान लो कोई भी एसेट्स पार्टनर कहता है मैं ले जाता हूं, बिजनेस बंद कर रहे हो ना, मैं इसको पर्सनली यूज कर लेता हूं उस एसेट्स को, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देंगे बाय एज कैपिटल। मान लो ए कहता है मैं लेके जाता हूं, तो लिखा जाएगा एसेट्स टेकन, और इसका इंपैक्ट दूसरा ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन। मतलब रिलेशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय एज कैपिटल और ए के कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन। अब मान लो कोई पार्टनर कहता है कि मैं बिजनेस की लाइबिलिटी पे कर दूंगा, तो बी की कैपिटल, जैसे बी ने बोल दिया कि मैं पे कर दूंगा, तो लाइबिलिटी टेकन, वो लाइबिलिटी लेके गया, कह रहा है मैं पे कर दूंगा, तो उसकी कैपिटल उतने रुपए से बढ़ा देंगे, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा हो क्यों उठेगा, तभी उठेगा, हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। लाइबिलिटी टेकन, बी की कैपिटल बढ़ा देंगे, इधर ए की घटा देंगे, क्योंकि ए एसेट्स लेके गया है तो उसकी कैपिटल घटा देंगे, बी लाइबिलिटी लेके गया तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। मान लो कोई पार्टनर कहता है भाई मैं खर्चा अपनी जेब से पे कर दूंगा, खर्चा बिजनेस का, और जैसे ए ने बोला कि मैं पे कर दूंगा, तो टू एज कैपिटल एक्सपेंस टेकन, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस टेकन। अब हो गई 6 बातें। अब 3 बातें कौन सी? एसेट रियलाइज होगी, लाइबिलिटी पे होगी और खर्चा पे होगा, 3 बातें। फिर एसेट्स को पार्टनर लेके जाएगा या लाइबिलिटी को पार्टनर लेके जाएगा, खर्चा पार्टनर पे करेगा। 6 बातें हो गई। इसका डबल साइड इंपैक्ट डाल दो, जैसे इसका इंपैक्ट बैंक के डेबिट में गया था, इसका इंपैक्ट कैपिटल के डेबिट में जाएगा। इसका इंपैक्ट बैंक के क्रेडिट में गया था, इसका इंपैक्ट लाइबिलिटी जो अगर पार्टनर ले गया था उसका कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। इसका इंपैक्ट खर्चे का अगर उसके बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा था तो इसका इंपैक्ट ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। बस इंपैक्ट क्या था, जो बैंक में जा रहा था वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये आपका सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप आपने बैलेंस शीट का किया, सेकंड स्टेप आपने ट्रांजैक्शंस का किया। अब थर्ड स्टेप पे बात करते हैं। थर्ड स्टेप में आपको टैली करना है। टैली में क्या करना है, आपको टोटल करना है। अगर इधर का टोटल ज्यादा है और इधर का कम है तो आप बोलोगे प्रॉफिट, और मान के चल रहा हूं प्रॉफिट ही हुआ है, ए और बी में बढ़ जाएगा जो भी प्रॉफिट है। अगर मान लो इधर का टोटल ज्यादा होता है, इधर का कम होता तो वो लॉस होता। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इस प्रॉफिट का इंपैक्ट किस में जाएगा? ए और बी में, उनकी पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, मतलब आपको टैली के अंदर क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन का प्रॉफिट निकालना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इधर से अब आपको फाइनल पेमेंट निकालनी है। अब आप एक बात खुद सोचो, आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की तरह है। यहां पे टू बैलेंस सीडी मत लिख देना। टू बैलेंस सीडी का मतलब तो ये हो ना कि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। हम कोई बिजनेस कंटिन्यू थोड़ी ना करने वाले हैं, अब तो बिजनेस बेचने वाले हैं, हम बंद करने वाले हैं सारी ऐसे। तो हमें यहां पे फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी, तो टू बैंक आ जाएगा यहां पे फाइनल पेमेंट। इधर का टोटल ज्यादा है, इधर का कम है, तो फाइनल पेमेंट इधर हो जाएगी। मान लेते हैं किसी बी का टोटल इस साइड का ज्यादा है और इधर का कम है, तो यहाँ पे बाय बैंक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देखो ना, बी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, हम बी से पैसे मंगवा लेंगे कि बिजनेस बंद होने के टाइम पे तेरा नेगेटिव बैलेंस बच रहा है तो हमें उतने रुपए दे दे, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो हमने जो रिलेशन के प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया कैपिटल में, वैसे फाइनल पेमेंट का जो भी बैलेंस आया, बैलेंस कैसे आया, क्रेडिट में से डेबिट घटा के, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट में बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, ये भी पेमेंट हो जाएगी। मतलब स्टेप 3 के अंदर क्या होना है, रिलेशन का प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फाइनल पेमेंट निकालेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या आपका ये अकाउंट बंद हो गया? यस। क्या आपका ये अकाउंट बंद हो गया, कैपिटल अकाउंट बंद हो गया, रिलेशन अकाउंट बंद हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट अभी बंद नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपके बी लोन की पेमेंट होनी बाकी है, तो बी लोन की पेमेंट होगी टू बैंक और ए से पैसे मिलेंगे बाय बैंक।
मतलब हमें ए से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, तो हम यहां पे लिखेंगे टू एज लोन, और बी की पेमेंट कर देंगे तो हो जाएगा बाय बीज लोन। अब ये भी मैच हो गया और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। एक बात सुने, आप जब भी कोई क्वेश्चन करते थे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर का, तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच होना आपको ये बताता था कि चलो आपने डबल एंट्री इफेक्ट से ठीक किया और आपका क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। सेम बात, वही बात अब की बारी बैंक अकाउंट पे एप्लीकेबल होती है। अगर आपका बैंक अकाउंट का टोटल अपने आप मैच नहीं होता तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। तो क्योंकि बैंक अकाउंट की तो फाइनल पेमेंट कर रहा है ना सारी की सारी, बैंक का बैलेंस बच सकता है? आप खुद सोचो, जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो बैंक का बैलेंस कैसे बच सकता है? तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस कुछ नहीं बचेगा। आपका क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे एसेट्स वगैरह रियलाइज करवाई हैं या ए और बी की फाइनल पेमेंट की है या ये जो ए और बी के लोन अकाउंट की सेटलमेंट की, अपने आप ही टोटल आपका मैच हो जाएगा। तो आपने तीनों स्टेप्स समझे। तीनों स्टेप्स के ऊपर मैं अगली क्लास में क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार रिवाइज करवाऊंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए, और आपका फिर क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। और जो वो क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं आपको, पहला क्वेश्चन, उससे आपके लगभग चैप्टर के 50% कंसेप्ट हो जाएंगे। और उसके बाद एक आधा क्वेश्चन और करवाऊंगा बड़ा, तो उससे आपका 90% चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी डिस्कशन साथ साथ चलती रहेगी। वीडियोस में छोटी छोटी वाली भी बनाऊंगा जिसमें छोटे कंसेप्ट पे डिस्कशन होगी। जैसे मैं आपको बात करूं, आपके रिलेशन के खर्चों के ऊपर बात करनी है, आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने पहले पढ़ा था उसके ऊपर बात करनी है, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाले पॉइंट के ऊपर बात करनी है। ट्रीटमेंट चेंज हो गए हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज हो गया। पहले आप गुडविल का कुछ और ट्रीटमेंट करते थे, गुडविल अपीयर्ड का, यहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट होगा, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो छोटी छोटी डिस्कशन साथ साथ चलाएंगे, छोटी छोटी वीडियो जैसे क्लिप्स बोलते हैं ना 5-5 मिनट की, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है। हमारे लिए तो 5 मिनट क्लिप ही होता है, वैसे तो क्लिप एक आधे मिनट की, आधे 30 सेकंड की होती है जनरली क्लिप्स, लेकिन हमारे पढ़ाने के लिए हिसाब से तो देखा जाए तो 30 मिनट का अगर एक वीडियो होती है और 5 मिनट अपने आप में क्लिप ही तो है, वहां पे छोटी छोटी डिस्कशन होती है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। इस क्लास में जो आपको बताया है वो आपको समझ आ गया होगा।